नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर श्रीनगर से है, जहां एक बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला है। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों की बस पर फायरिंग की है। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, 12 जख्मी बताए जा रहे हैं। 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बस पर अटैक किया गया है। श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमो रोड के पंथा चौक पर यह हमला किया गया है। इंडियन रिजर्व पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। इसके अलावा हमले में घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। बताया जा रहा है कि यह बस बुलेट प्रूफ नहीं थी और इस दौरान पुलिसकर्मियों के पास हथियार भी नहीं थे। ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास शील्ड और लाठियां थीं। कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। आतंकियों ने इस बस को रोकने के लिए टायर पर फायरिंग की और उसके बाद दो तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 2 जवान शहीद हुए हैं, 12 के जख्मी होने की खबर है। चलिए बात कुछ और खबरों की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण हो गया है। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे काशी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम पैदल ही खिड़किया घाट तक गए, जहां से उन्होंने क्रूज में बैठकर ललिता घाट का जायजा लिया। ललिता घाट से गंगा जल लेकर पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ की से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। पीएम मोदी ने मंदिर के निर्माण में शामिल मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया और उनके साथ सीढ़ी पर बैठकर फोटो भी खिंचाई। इस दौरान पीएम ने कहा कि विश्वनाथ धाम का यह नया परिसर एक भव्य भवन भारत की सनातन संस्कृति, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। वहीं पीएम मोदी ने मंदिर के इतिहास में देवी अहिल्याबाई के योगदान को भी अतुल्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम। यही तो है हर हर महादेव। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीति तो राजधानी तो है ही, ये भारत की
आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया। अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में जनता को भगवान बताते हुए उनसे 3 चीजों की मांग की। उन्होंने कहा कि वो देश से स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास के संकल्प लेना चाहते हैं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा, सृजन और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। चलिए बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। दरअसल हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। यूपी के चुनाव में एमपी के कांग्रेस नेता भी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। यूपी से सटे मध्य प्रदेश के जिलों के नेताओं को आलाकमान की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे अगले कुछ महीनों के लिए बोरिया बिस्तर बांधकर यूपी चुनाव में डट जाने को कहा गया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश से नेताओं की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि एमपी की करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो यूपी के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी हैं। कांग्रेस संगठन इन्हीं इलाकों के नेता और विधायकों की यूपी चुनाव में ड्यूटी लगाने जा रहा है। नेतृत्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, और अभी एक बैठक उन्होंने दिल्ली में भी ली थी। लगभग 51 मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए थे जिनकी ड्यूटी लगना है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी जो ठोस कार्यकर्ता हैं जो वहाँ उपयोगी होंगे, उनका मंथन कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और एक वो स्थिति पैदा करेगी कि कोई भी सरकार बने बगैर कांग्रेस के वो सरकार अस्तित्व में आए। दिग्विजय सिंह हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वो कॉमेडियन को न्योता देने के बाद चर्चा में हैं। न सिर्फ इस पर चर्चा हो रही है बल्कि बीजेपी नेता तो कॉमेडी शो नहीं होने की बात भी कह रहे हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा की कॉमेडी पहले भी विवादों में रही है। इसी वजह से देश में उनके शो नहीं हो पा रहे, लेकिन इसे दिग्विजय सिंह संघ और बीजेपी से जोड़ रहे हैं। तो बीजेपी दिग्विजय की हिंदू विरोधी सोच के साथ कॉमेडी शो पर चढ़ा सियासी पारा, कॉमेडियन को न्योता देने से गरमाई बहस, दिग्विजय के ट्वीट के क्या मायने, अभी से बीजेपी नेता लगे
शो बंद कराने। इन दो चेहरों की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को लेकर नई बहस गर्मा गई है और ये सब हुआ है दिग्विजय सिंह के इनविटेशन से। जी हां, दिग्विजय सिंह ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में एक शो आयोजित करने का न्योता दिया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कुणाल और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, शर्त यह होगी कि कॉमेडी का सब्जेक्ट दिग्विजय सिंह होगा। इसमें तो संघियों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और समय बता दें, उनकी सारी शर्तें मंजूर होंगी। अब दिग्विजय के इतना बोलते ही बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो शो नहीं होने देंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग भी दिग्गी पर हमलावर दिखे। दिग्विजय सिंह जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। राम का अपमान करोगे तो ये देश तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान किया तो मध्य प्रदेश तो छोड़, किसी भी प्रदेश में तुम्हारा शो नहीं होगा। दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। दिग्विजय सिंह जी की दाल तब तक नहीं गलती जब तक कि हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे की आग नहीं भड़कती। और यही कारण है कि वे ऐसे विध्वंसकारी कलाकारों को आमंत्रित करते हैं जो इस आग में घी डालने का काम करें। मैं तो कहूँगा, हिम्मत दिखाएं दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश की जेलें इनका इंतजार कर रही हैं। चलिए आपको इस सियासी गर्मी के पीछे की असल वजह भी बता देते हैं। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को पिछले दिनों बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में कार्यक्रम न करने की धमकी मिली थी। बेंगलुरु में होने वाले उनके स्टैंड अप शो के आयोजकों को धमकी मिलने के बाद रद्द कर दिया गया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन्हें भोपाल आने का न्योता भेजा। वैसे इस साल की शुरुआत में फारूकी पर धार्मिक मामलों को आहत करने के आरोप लगे थे। इंदौर में उन्हें 1 महीने जेल में भी बिताना पड़ा था। दोनों कॉमेडियन के ऊपर भड़काऊ कॉमेडी करने के आरोप लगते रहे हैं। बीते 2 महीने में मुनव्वर फारूकी के 12 शो कैंसिल हो चुके हैं। इसी से परेशान होकर सोशल मीडिया पर उन्होंने कॉमेडी छोड़ने की बात कही और दिग्विजय सिंह उनके सहारा बनते नजर आए। दिग्विजय के न्योते पर मजाकिया लहजे में उन्होंने लिखा भी कि मैं देखता हूं मेरा लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं, फिर आपको तारीख के बारे में जल्द अपडेट करता हूं। यानी अभी कॉमेडी शो की सिर्फ बातें ही हुई हैं, कोई तारीख तय भी नहीं है, फिर भी सियासत इतना गर्मा गई है। खबर ब्रिटेन से है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। और ब्रिटेन में होने वाली ये मौत दरअसल दुनिया में इस वेरिएंट से होने वाली पहली मौत है। यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद इस मौत की पुष्टि ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने की पुष्टि की है। हालांकि बोरिस जॉनसन ने यह बयान भी दिया है कि यह वेरिएंट खतरनाक नहीं, लोग ये सोचना छोड़ दें। चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि भारत के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 38 केस अब तक सामने आ चुके हैं और ये दुनिया में और इंग्लैंड में इस वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। खुद देश के पीएम ने इस मौत की पुष्टि की है। चलिए, कोरोना उधर पैर पसार रहा है, इधर बिलासपुर में डायरिया लोगों को परेशान किए हुए है। इसका संक्रमण लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन का अमला सिर्फ डायरिया नियंत्रण करने के दावे कर रहा है, लेकिन हालात शहर में जस के तस बने हुए हैं। देखिए बिलासपुर से डायरिया पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट सिटी इन दिनों डायरिया के प्रकोप से ग्रसित है। निगम और स्वास्थ्य विभाग के लाख जतन के बावजूद डायरिया पीड़ितों और मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 70 वार्ड वाले इस शहर में तालापारा, तारबाहर, टिकरापारा और अब विनोबा नगर में डायरिया के केस तेजी से बढ़ रहे हैं।
यही वजह है कि इसकी चपेट में आने से 316 लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। डायरिया केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह प्रभावित इलाकों में नालियों से गुजरने वाली लीकेज पाइपलाइन है, जिसका पानी पीने से लोग डायरिया की जद में आ रहे हैं। अभी गंदा ही आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है और उस पानी में प्लस स्मेल भी बहुत गंदा ही आ रहा है। पानी साफ चाह रहे हैं, उससे मौत हो रहा है। बच्चे लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। पानी का बस गंदगी आ रहा है भैया, एकदम पूरा कीड़ा आ रहा है, लाल लाल वाला कीड़ा फेफल में आ रहा है, फेफल टाइप हो रहा है और नाली नाली पूरा बसा रहा है पानी पूरा। बढ़ते मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग मितानिनों के सहारे डोर टू डोर सर्वे कर मरीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ ही निगम प्रशासन लाइन एरिया में सर्वे कर पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम कर रहा है। सर लगातार हम लोग अभी 10 दिन हो गए हैं, 1 तारीख से सर्वे कर रहे हैं, हर घर जा रहे हैं सर्वे करने के लिए और सब घर पूछ रहे हैं कि किसी को उल्टी दस्त वगैरह तो नहीं है, किसी के घर के आसपास कूड़ा कचरा है तो उसको साफ़ करवा रहे हैं। नल की अगर पाइप कहीं से नाली के अंदर से गई हुई है उसको बनवा रहे हैं। जो ऐसे एरिया हैं जहां घनी बस्ती है और जो लो लाइंग है, तालाब के किनारे बसे हैं या किसी जल स्रोत जहां पर पानी इकट्ठा होता है, ऐसी जगहों पर बसे हैं, उन जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और हमारी टीम लगातार डोर टू डोर सर्वे करना शुरू कर दी। जो भी लाइन कहीं पर भी नाली के बगल से गुजरी हुई पाई जा रही है, सर्वे में उनको हम शिफ्ट करा रहे हैं नाली के बगल में और हमारी पूरी कोशिश है कि जो नई मिशन अमृत की लाइन जहां बिछ गई हैं उनमें ही पानी सप्लाई हो। बहरहाल बिलासपुर अभी डायरिया की मार झेल रहा है। निगम प्रशासन भी अब एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अगर पहले से ही ये चीजें हो जाती तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। खबर आपको सागर से बताते हैं, जहां के सानौधा थाने में पुलिस जिस मामले के लिए परेशान थी उसे भैंस ने सुलझा दिया। भैंस ने ही बता दिया कि आखिर उसका मालिक कौन है और पूरा विवाद खत्म हो गया। दरअसल परसोरिया के रहने वाले शमशेर नट की भैंस करीब 10 दिन पहले गायब हो गई। तभी उसे पता चला कि शोभित लोधी ने उसकी भैंस को बांध लिया है। मामला थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्ष भैंस को अपना बता रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद पुलिस ने एक अलग तरकीब निकाली। भैंस को चौराहे पर छोड़ दिया और भैंस सीधे शमशेर के घर जा पहुंची, जिससे ये साबित हो गया कि भैंस शमशेर नट की है। और आइए चलिए अब आपको बेगमगंज के एक ऐसे पिता से मिलवाते हैं जिन्होंने बेटी की जिद को पूरा करने के लिए अपने घर का पूरा स्वरूप ही बदल दिया और अब उनका घर पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल को सुकून देने वाली इन तस्वीरों को देख अगर आपको किसी पार्क का एहसास हो रहा है तो ऐसा नहीं है। ये गार्डन बेगमगंज के एक घर की छत पर तैयार किया गया है। यूं तो ज्यादातर घरों में आपको पेड़ पौधे लगे मिल जाएंगे, लेकिन सुल्तानगंज में देवनाथ मलिक ने अपनी छत पर 1-2 नहीं बल्कि 300 गमलों में करीब 60 से भी ज्यादा किस्म के फूल पौधे लगाए हैं। वैसे तो छत को गार्डन के रूप में तैयार करने का इरादा देवनाथ का नहीं था, लेकिन उनकी 10 साल की बेटी सुम्मी को फूल बेहद पसंद हैं। मानिक के पास बगीचा बनाने के लिए जमीन नहीं थी, लेकिन बेटी की जिद को पूरा करने के जुनून ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। छत पर गुलाब की हैं 20 प्रकार की गुलाब हैं। उसमें से कुछ गुलाब ऐसा है जो महीनों बनी रहता है, कुछ 20 दिन बाद भी खत्म हो जाती है। और कुछ सेवंती के फूल भी हैं, 20-25 प्रकार की सेवंती के फूल हैं। कुछ अभी फूली है, कुछ फूल रहे हैं। और एक सबसे अच्छी है जो बेगनवेलिया है, मेरे पास में ही है। भले ही भागदौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति से बेहद प्यार है, और उन्हीं में एक है देवनाथ और उनकी बेटी। शायद यही वजह है देवनाथ पिछले 3 सालों से इन पौधों की देखरेख कर रहे हैं और लोगों को भी इसके प्रति
प्रेरित कर रहे हैं। बेगमगंज से बंसल न्यूज के लिए रशीद मीर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।